जिन मूल्य और उद्देश्यों के लिए, लक्ष्य के लिए संविधान आया था, वो कितने पूरे हो पाए। लोकतंत्र में सरकारों पर भरोसा किया जाता है उनके वादों के अनुसार। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। जनता दुखी है। उन्होंने क्या किन बातों को ध्यान में रख के लिया, बड़ी नेता सोच समझ के लिया होगा। हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी। वो जो सपने अधूरे रहेंगे उनको आज़ाद समाज पार्टी नेतृत्व में हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग नेता काम कर रहे हैं वो बेवकूफ़ नेता नहीं है। कोई भी दल है उनमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए खुद चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर जी, आज 75वां गणतंत्र दिवस है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश तो आज़ाद 1947 में हो गया था 15 अगस्त को, लेकिन असली आज़ादी देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिली 26 जनवरी 1950 को, जब इस देश का संविधान लागू हुआ। देश लोकतांत्रिक हो गया, गणतांत्रिक हो गया। इस 75 वर्ष को अगर हम समीक्षा करें तो हमें एहसास होगा कि जो संवैधानिक मूल्य थे हम उनको कितना प्राप्त कर पाए। सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी, लोगों के अधिकार, लोगों के कर्तव्य। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। देश आज़ाद होने के बाद लोगों को ये जानना चाहिए था कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। तो ये सब चीज़ें जानने का मौका मिला हमें संविधान से। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की 75वें, और लोगों से कहता हूँ, अपील भी करता हूँ कि राष्ट्रीय पर्व है उसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाए और समीक्षा जरूर की जाए स्वयं बैठ के कि भाई आज जो है जिन मूल्य और उद्देश्यों के लिए, लक्ष्य के लिए संविधान आया था वो कितने पूरे हो पाए। आज़ाद साहब, अभी कुछ दिन पहले बसपा अध्यक्ष मायावती इन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगी। तो ऐसे में जो दलितों की वोट बैंक की जो लड़ाई है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? आपका भी कहीं ना कहीं हक जता रहे हैं आप भी उन पर। देखिए, मैं तो देश के हर व्यक्ति, सिर्फ दलित की नहीं, हर व्यक्ति के वोट की चिंता कर रहा हूँ, लोकतंत्र की चिंता कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आज सब लोग बीजेपी से त्रस्त हैं। उनके जो वादे उन्होंने किए थे, लोकतंत्र में सरकारों पे भरोसा किया जाता है उनके वादों के अनुसार। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। जनता दुखी है। मैं भी लखनऊ से होकर लौटा हूँ। 69 शिक्षक भर्ती के बच्चे बैठे हुए हैं। उनके साथ साथ जो हैं, जो स्मारक समिति के बच्चे लोग हैं जो उसमें नौकरी कर 13 साल से, वो लोग बैठे हुए हैं। विकलांग जो हैं उनके 188 पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं, वो लोग बैठे हैं। तमाम जो है उत्तर प्रदेश और देश में लोग परेशान हैं और सरकार की महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों को फसल के दाम उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो लोग, और रेप हत्या लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। जनता परेशान है और वो भाजपा का विकल्प चाहती है, लेकिन वो विकल्प ऐसा हो जिसमें सभी की समान भागीदारी हो, यानी कि हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिले। उस लोकतंत्र का, उस सरकारों का क्या फ़ायदा जिसमें एक व्यक्ति, एक समाज, एक विषय पे बात हो, सभी के लिए बात हो, सभी के विकास की बात हो, तभी वो सफल हो सकता है। तो बहन जी का जो फैसला है वो उनका अपना फैसला है। उन्होंने क्या किन बातों को ध्यान में रख के लिया, बड़ी नेता सोच समझ के लिया होगा। लेकिन आज जो दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी, वो बहुत चिंतित हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा मजबूत ऐसा अलायंस बने जिस अलायंस के जरिए भाजपा को रोका जाए। आप दलितों के एक आइकॉन बने हुए हैं इस वक्त, तो क्या 24 के चुनाव में ऐसा क्या फार्मूला होगा जो जो दलित वोट बैंक है उसको आप भाजपा और बसपा की तरफ जाने से रोक पाएं? क्योंकि पहली बात ये है कि दलित कोई वोट बैंक नहीं है। अगर इस देश में कोई लोकतंत्र, संविधान के प्रति सबसे जागरूक है तो ये वही बहुजन समाज के लोग हैं, और वो अपनी वोट को बहुत समझदारी से देता है। जहाँ तमाम लोग लहर और इधर उधर भाग जाते हैं, वो अपनी वोट को जिस दल के साथ वो खड़ा होता है, विचारधारा के आधार पर उसको वोट देता है। अब उसके अंदर चिंता है, लगातार मेरी उनसे बातें हो रही हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हक वंचित समाज, उनके सब नेताओं से, संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, उनके कर्मचारियों से, सभी से मेरी बात है। सब चिंता में है और वो चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को वो लोग समर्थन करने का मन बना रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करूंगा और मुझे, मेरा विश्वास है कि जो सपने उनके अधूरे रह गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के, माननीय काशीराम साहब के, और जो अन्य महापुरुष जिन्होंने सपने देखे थे कि भाई हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो जो सपने अधूरे रहेंगे उनको आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और धीरे धीरे आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी और लोगों का विश्वास जो है अपने तरफ हासिल करने का काम करेगी। तो जी, इंडिया गठबंधन है, क्या लगता है कि मजबूती है? अखिलेश यादव तो पीढ़ी यात्रा लेकर चल रहे हैं और अभी ममता बनर्जी हैं, उन्होंने अपना स्टेट में अलग बोल दिया है कि हम वहाँ पर गठबंधन में नहीं रहेंगे। इधर पंजाब में भी कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही, क्या लगता है कितना मजबूत मान रहे हैं फिर? अब आपका फिर पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा ऐसे में? देखिए,
अभी उन लोगों से मेरी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, सभी अपने दल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज ज़रूरत थी कि भाई हमें व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत जो है पद प्रतिष्ठा को त्याग करके देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी 75वें साल में हमारे ऊपर थी। और मैं समझता हूँ इसका ये अलग अलग एकला चलो की राह, या अलग अलग जो बट के काम करने का, इसका खामियाजा जो है देश की जनता को भुगतना पड़ा, जो जनता नेताओं पर भरोसा करती है। हमने काफ़ी प्रयास किए, 2023 के चुनाव में भी सब लोग मिलकर लड़े, तब उस समय कुछ साथी हमारे नहीं माने। हमने 22 में प्रयास किया, 24 में मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल राजनीतिक दलों को भी समझ आ जाए कि जनता क्या चाह रही। जनता चाहती है कि लोग मिलजुल के लड़ें, और जो इस लड़ाई से अलग हो जाके खड़ा होगा जनता उसको नकार देगी, मेरा ऐसा विश्वास है। राष्ट्रीय स्तर का मामला है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग नेता काम कर रहे हैं वो कोई बेवकूफ़ नेता नहीं है। कोई भी दल है, उनमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तमाम तरह की और समस्याएं होती हैं। तो समस्या आती है, समस्याओं का समाधान भी होता है। आपको किसको उम्मीद थी कि देश के तमाम पार्टियों के लोग इकट्ठा हो जाएंगे? कई मीटिंगें हुई हैं, आज कोई समस्या हो सकती है, मुझे लगता है धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाएंगी। और मैं फिर कहूँगा उन सभी साथियों को, क्योंकि मैं सभी से परिचित हूँ, सभी से मेरी बातचीत है, कि वो जिम्मेदारी अदा करें, एक जिम्मेदार भारतीय की तरह सोचें कि आज देश को किस चीज़ की ज़रूरत है और जनता क्या उनसे उम्मीद करती है। और मेरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे। तो राम मंदिर का भव्य आयोजन हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। और मैं देखिए, उनकी सरकार है, वो उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किया भाजपा के लोगों ने कि वो एक इवेंट बन जाए, लेकिन लोगों ने धर्म की आस्था के आधार पर उसको देखा। जो लोग उनमें आस्था रखते हैं उनको एक तरह से बहुत सेलिब्रेट किया। लेकिन अब क्या, नेक्स्ट डे क्या? मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है। अब आप महसूस करो, आपको भी अपना काम करना है, मुझे भी अपना काम करना है, हमारे साथी को भी अपना काम करना है। अगर इस काम के अलावा किसी भी तरह से अगर हमारे घर के चूल्हे जलते हों, हमें अच्छा इलाज, हमें अच्छी जो पढ़ाई, हमें रोजगार मिलता हो, तो हमें उस बारे में तो सोचना ही सोचना है। धर्म एक आस्था का विषय है, मैं उस पर कोई बात नहीं रखना चाहता। मेरा बिल्कुल मत है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25-26 आज़ादी देता है, सब अपने धर्म को माने, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी तरक्की कैसे होगी। आप दिन में आधा घंटा जिस भी नाम से आप इष्ट को अपने मानते हैं, कोई कुदरत को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई वाहिगुरु जी को मानता है, और लोगों की प्रकृति में मान्यता है आदिवासियों की, उस आधे घंटे के बाद 23.5 घंटे आप क्या करेंगे? आपको रोटी कहाँ से मिलेगी? आपके घरों के खर्चे कैसे पूरे होंगे? आपके जो आम समस्या है वो कैसे दूर होगी? इसके बारे में जनता को सोचना है। तो मैं जो राजनीति करता हूँ उसमें मैं धर्म को से बहुत दूरी बना के रखता हूँ। धर्म एक आस्था का विषय है, और जो जीवन की सच्चाई प्रैक्टिकली उनको स्वीकारना पड़ेगा कि भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे, जब तक काम नहीं करोगे, जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे, तब तक जो घर की जो सुख सुविधाएं और जो जिम्मेदारी और काम है वो पूरा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने उस दिन जब प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन दोनों ने वो भी राम में तो शुभकामनाएं भी दी गई थी उनकी तरफ से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का उसी दिन एक बयान आ गया था, पाखंड और ढोंग बताया प्राण प्रतिष्ठा को। देखिए, मैं फिर ये स्पष्ट करूंगा, पाखंड आस्था एक अलग विषय और पाखंड अलग विषय। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर, जिनको हम कुदरत के रूप में मानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को, सृष्टि को जन्म दिया है, वो कण कण में, उसके लिए हम तो सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग, कबीर को मानने, नानक जी को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो सब जगह कुदरत है, ईश्वर है। अगर आपका मन साफ नहीं है तो सब बेकार है। जिस उम्मीदों के साथ जो दिखावा किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप खुद सहमत नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत किया, आज उनको सबको दरकिनार करके सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित कर दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि धर्म में नायक पूजा अच्छी बात है, ये आदमी को मुक्ति की तरफ ले जाता है, लेकिन राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने राजनीतिकरण किया, वो किस लिए सबको न्योता भेज रहे थे कि वो वहां बैठ के भाषण देंगे बढ़िया बढ़िया और लोग उनको सुनेंगे, इसलिए लोगों ने नकारा, क्योंकि वो जानते थे भाजपा के चाल चरित्र को, लोग जानते हैं कि भाजपा के लोग क्या करने वाले हैं। वो वहां बुला के लोगों का फांस उड़ाना चाहते थे, इसलिए लोग समझदार थे। लोगों ने कहा कि हम जाएंगे, जब भी हमारा मन होगा जाएंगे, लेकिन भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आप ये बताओ, किसी और दल को पहले धार्मिक आयोजन होते, दूसरे दलों के लोगों को मौका मिलता था। मैंने एक तस्वीर देखी, अक्षरधाम मंदिर का जब निर्माण हुआ, वहीं हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके बराबर में आडवाणी जी भी और तमाम लोग खड़े हैं। लेकिन आज क्या था? आज तो सिर्फ मोदी जी और मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे ईश्वर की संरचना करने में लगे हुए हैं कि वो मोदी जी को भगवान बनाने पे लगे हैं। जो कैमरे से ना बाहर निकल पा रहा, वो कैसे भगवान हो सकता है? अच्छा होता कि जितना दिखावा किया गया उसकी जगह आस्था उसमें होती तो बहुत अच्छा होता।
क्या फ़ायदा मिलेगा इसको 2024 में भाजपा को इस राम मंदिर के जो किया है इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा? देखिए, अब फिर आप ही मान रहे हैं ना कि भाजपा ने, अब आपका सवाल ये इंडिकेट करता है कि भाजपा ने ये सब फायदे के लिए किया। तो जो भी काम नफा नुकसान देख किया जाता है वो स्वार्थ में होता है, और स्वार्थ में किए गए काम का कोई लाभ नहीं मिलता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो काम बिना स्वार्थ के किया जाता, बिना लाभ हानि को देख के किया जाता, उसी का फायदा मिलता है जग में। और जो जग में जो स्वार्थ, अपने निजी सुख सुविधा देख के किया जाता है, उसका 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 कोई लाभ नहीं मिलता है। आप देख लेना, 10-15 दिन बाद आप देखना, जो लोग जब अपने जीवन में लोग लौटेंगे, समस्याओं में लौटेंगे, तकलीफों में लौटेंगे, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, पशुओं द्वारा फसल को कुचला जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, चूल्हे में उसमें रसोई में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, तेल नहीं है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा पीने के लिए पानी नहीं है, सर पे छत नहीं है, तो लोगों को फिर लगेगा कि भाई अब क्या करें। फिर उनको लगेगा मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। मैंने तो पिछली बार भी आपसे कहा, आज फिर कह रहा हूँ, न्यूनतम वेतन तय होना चाहिए कि मजदूर को, देखो हम लोग पढ़ लिख लिए, जिन लोग पढ़े लिखे हैं, सरकार को उनको रोजगार देना चाहिए। सरकार ने हाथ खड़ा कर लिया कि हम पे ठेकेदार नहीं, ये कह के काम थोड़ा चल जाएगा। जनता ने, सरकार के पास जो सरकार जो चलती है वो जनता के पास चलती है, तो जनता के हितों की रक्षा करना सरकार की प्रथम दायित्व है। और मुझे तो विश्वास है कि जिस तरह का ढोंग भाजपा ने किया, शायद इसके बाद हो सकता है भारत में कुछ अच्छा हो। आखिरी सवाल और लूंगा, नगीना के साथ कौन सी सीट है उत्तर प्रदेश की जो आपको मिलने वाली है? हाँ, मैं फिर कहूँगा कि ये पार्टी का फैसला है, इस पे हम लोग मैं अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं भी पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और क्योंकि नगीना की हमारी तैयारी बहुत मजबूत है, नगीना में रोज हमारे लोग को करते हैं, और हमने जो वोट का जो कटाव था, जो कटाव भाजपा ने किया, भाजपा के लोगों ने किया, झूठे फ़ोन करके फॉर्म भर के लोगों के वोट कटवाना, अपने वोट बढ़वाना, पुरानी लिस्टों से तमाम तरह मुसीबतें पैदा करना। और अभी जब सर्वे आया कि अभी इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा, यूपी के जो हैं हमारे, कि 30 लाख वोटें कटी हैं। वो 30 लाख वोटें किसकी कटी हैं? जो सत्ता में बैठे हैं वो विरोधियों की वोट कटवा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ, हमने नगीना में अपनी वोट का बचाव किया, नए वोट बनवाए, तो हमारी तैयारी मजबूत है। बिना तैयारी के भाजपा के सामने लड़ने जाना यानी कि नुकसान के लिए तैयार होना। हम नुकसान के लिए नहीं है, हमें पता है कि हमें, और हमने ये पूरी तैयारी की है जो कोई दल नहीं कर रहा है। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी की है कि हम अपने साथियों का भी सही सहयोग करें, जो लोग भाजपा को हराने के लिए लड़ें उनकी भी मदद करें। ये हमने पूरी अपना एक रोड मैप बना रखा है कि हमें काम करना है, उसके लिए हमें दिखावे की जरूरत नहीं है। और क्योंकि हमारी तैयारी मजबूत है, हम आपको दिखाएंगे कि चुनाव परिणाम किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और हमारे पक्ष में आएंगे। तो देर सवेर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में सब कुछ सेट हो जाएगा और मजबूती के साथ सभी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे, ऐसा कुछ कहना है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का। और उन्होंने जो तमाम जो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर भी जो अपनी प्रतिक्रिया है वो हमसे जाहिर की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।